हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टॉक। माय नेम इज़ शिका। रिसेंटली मैंने इनकम टैक्स स्टार्ट किया है। मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो रेसिडेंशियल स्टेटस है। ये रेसिडेंशियल स्टेटस का पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 में मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल डिस्कस किया है। आज पार्ट 2 में मैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, AOP, फर्म, LA, AJP, कंपनी को डिस्कस करूँगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, AOP, फर्म, LA, AJP, कंपनी को जानने के लिए हमें बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पार्ट 1 में मैंने आपको दोनों ये कंडीशन बताया था कि क्या होता है बेसिक कंडीशन और क्या होता है एडिशनल कंडीशन। तो आइए उसे रिवाइज कर लेते हैं कि हम बेसिक कंडीशन किसे कहते हैं और एडिशनल कंडीशन किसे कहते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस जानने के लिए हमें पता लगाना रहता है कि रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है इंडिविजुअल का। अगर इंडिविजुअल रेसिडेंट है तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो आइए बेसिक कंडीशन जानते हैं। बेसिक कंडीशन दोनों में से कोई वन फुलफिल करना रहता है। तो पहला लिखा हुआ है स्टे इन इंडिया फॉर अ ईयर इज 182 डेज और मोर। प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहना पड़ेगा SSC को। ठीक है, ये कंडीशन 1 बोलता है। कंडीशन 2 है स्टे इन इंडिया फॉर द इमीडिएटली 4 प्रीसीडिंग ईयर्स इज 365 डेज और मोर एंड 60 डेज और मोर इन द रिलीवेंट फाइनेंशियल ईयर। सेकंड बोल रहा है कि ये मान लीजिए ये असेसमेंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है और ये प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर ये 4 ईयर है, 1 2 3 4, ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में कितना बोल रहा है 60 डेज और ये जो 4 साल है उसमें 365 डेज और मोर उसे रहना पड़ेगा। ये बेसिक कंडीशन कहता था जिसको दोनों में से कोई एक फुलफिल करना रहता था। अगर रेसिडेंट होता था इंडिविजुअल तो हम पता करते थे कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है ROR है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अगर उसको ROR होना रहता था तो दोनों एडिशनल कंडीशन उसको फुलफिल करना पड़ता था और कोई भी फुलफिल नहीं करेगा तो वो NOR हो जाएगा। तो आइए हम लोग एडिशनल कंडीशन जानते हैं। पहला बोल रहा है कि ही हैज़ बीन अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया एटलीस्ट 2 ईयर आउट ऑफ 10 ईयर्स इमीडिएटली प्रीवियस ईयर। मतलब ये असेसमेंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है। तो 10 ईयर्स में 2 ईयर्स उसको रहना पड़ेगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रायर टू द प्रीवियस ईयर। ये जो 10 ईयर्स है उसको 2 ईयर्स उसको रहना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई थी बताना प्रीवियस वीडियो में कि डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपार्चर दोनों ही काउंट होंगे जब हम SSC का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे। दोनों ही कंसीडर किए जाएंगे। ओके, ये याद रखिएगा। और सेकेंड एडिशनल कंडीशन क्या बोल रहा है, हैज़ स्टेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज इन 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। मतलब मान लीजिए ये असेसमेंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर है तो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 है प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, उसमें 730 डेज उसको रहना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस रहे, वो 7 साल में कभी भी पूरा कर सकता है। और डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ डिपार्चर दोनों ही काउंट होंगे। आई होप आपको एडिशनल कंडीशन और बेसिक कंडीशन दोनों ही याद रिमेंबर हो गए होंगे, आपको रिवाइज हो गया होगा। तो हमें जानने के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, AOP, फर्म, LA, AJP और कंपनी तीनों को जानने के लिए हमें बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन की ज़रूरत होगी, इसीलिए मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF जानते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF कैसे डिसाइड करते हैं। देखिए, HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस जानने के लिए पहले हम देखते हैं कि इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ HUF is situated wholly
और पार्शियली इन इंडिया, तो HUF क्या कहलाएगा? रेसिडेंट। इसे याद रखना है, होली और पार्शियली इन इंडिया, तो वो HUF क्या कहलाया जाएगा? रेसिडेंट। और ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा, अगर होली आउटसाइड इंडिया है तो वो कहलाया जाएगा नॉन रेसिडेंट। यहाँ पर बेसिक कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये तो हम लोग जान गए कि HUF रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। होली और पार्शियली रहेगा इंडिया में तो रेसिडेंट है, आउटसाइड इंडिया रहेगा तो नॉन रेसिडेंट है। अगर वो रेसिडेंट है तो वो ROR भी हो सकता है और वो NOR भी हो सकता है। अब ROR को चेक करने के लिए और NOR को चेक करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे? कर्ता। कर्ता क्या सेटिस्फाई कर रहा है? कर्ता, HUF का हेड को हम लोग बोलते हैं कर्ता। कर्ता क्या है? हेड ऑफ द फैमिली। अगर कर्ता सेटिस्फाई करता है बोथ एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या कहला जाएगा? ROR। अगर एक वन नहीं, बोथ भी नहीं फॉलो करता है वो क्या कहलाया जाएगा? NOR। ओके। अगर कर्ता फॉलो करता है बोथ एडिशनल कंडीशन तो वो ROR हो जाएगा, और कर्ता अगर एक या कोई भी फॉलो नहीं करता है तो वो क्या हो जाएगा? NOR हो जाएगा, ठीक है। मैं रिवाइज करवा देती हूँ आपको। HUF देखने के लिए हम लोग बेसिक कंडीशन नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ HUF इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया तो वो रेसिडेंट कहलाएगा, और होली आउटसाइड इंडिया है तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। अब HUF रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। HUF रेसिडेंट हुआ, नॉन रेसिडेंट हुआ। अब रेसिडेंट कैसे हुआ जान गए, नॉन रेसिडेंट हुआ कैसे जान गए। अब रेसिडेंट हो गया तो ROR भी हो सकता है, NOR भी हो सकता है। अब ROR को देखने के लिए और NOR को देखने के लिए हम लोग क्या देखेंगे? कर्ता, द हेड ऑफ द फैमिली। अगर बोथ सेटिस्फाई करता है एडिशनल कंडीशन तो वो ROR होगा, अगर एक भी फॉलो नहीं करता या बोथ फॉलो नहीं करता तो वो क्या हो जाएगा? NOR हो जाएगा। तो आई होप आपको HUF समझ में आया होगा। A resident HUF is treated as resident and ordinary resident in India if the कर्ता satisfy both। अगर दोनों फॉलो करता है एडिशनल कंडीशन को 2 years out of 10 immediately preceding the relevant year and 730 days or more during 7 immediately preceding the relevant year। तो ये एडिशनल कंडीशन के नाम से हम लोग इस दोनों को जानते थे। कर्ता को देखेंगे, ठीक है। और रेसिडेंट जानने के लिए होली या पार्टली इन इंडिया होना चाहिए, और नॉन रेसिडेंट के लिए होली आउटसाइड इंडिया। आगे क्या लिखा है? इफ कर्ता डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द अबव कंडीशन देन HUF इज ट्रीटेड एज रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इफ HUF कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया देन इट इज ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट। मैंने आपको इस पेज में सारा कुछ समझा दिया है, आप अपना नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन पढ़ेंगे, ठीक है। और LA और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन यही हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है। अ पार्टनरशिप फर्म or association of person is said to be resident in India if the control and management of its affair wholly or partly situated within India during the relevant previous year। तो वो SSC क्या कहलाएगा? रेसिडेंट कहलाएगा, ठीक है। मतलब SSC नहीं, फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन LA एंड AJP। अब आगे क्या लिखा हुआ है? इट इज हाउएवर ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर आर सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? नॉन रेसिडेंट, ठीक है।
ये तो बहुत सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन कुछ नहीं देखना है। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया रहेगा तो वो रेसिडेंट कहलाएगा, अगर होली आउटसाइड इंडिया रहेगा तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आया होगा। अब हम लोग कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग कैसे चेक करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। इधर सेक्शन लिखा हुआ है, यहाँ कंपनी हो गया, इधर रेसिडेंशियल स्टेटस। इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया, इंडियन कंपनी रहेगा तो ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगा वो। अब फॉरेन कंपनी का दो केस है, देखते हैं पहला क्या केस है। अब फॉरेन कंपनी हुज टर्नओवर और ग्रॉस रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर इज मोर देन 50 करोड़, ठीक है, इट विल बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ड्यूरिंग द रिलीवेंट प्रीवियस ईयर इज इन इंडिया। अगर उसका प्लेस ऑफ मैनेजमेंट अगर प्रीवियस ईयर में इंडिया में रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। और सेकंड केस क्या कहलाएगा, अ फॉरेन कंपनी हुज टर्नओवर और ग्रॉस रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर इज 50 करोड़ और लेस, 50 करोड़ से कम होगा तो वो ऑलवेज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगा, ठीक है। 50 करोड़ से ज़्यादा रहेगा तो वो अगर उसका प्लेस ऑफ मैनेजमेंट इंडिया में रहा तभी वो रेसिडेंट कहलाएगा। अगर फॉरेन कंपनी 50 करोड़ से नीचे रहेगा तो वो नॉन रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। इसमें बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर प्लेस ऑफ मैनेजमेंट इंडिया में रहेगा तो वो रेसिडेंट कहलाएगा, अगर 50 करोड़ से ज़्यादा रहेगा, अगर 50 करोड़ से कम है तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। आई होप आपको ये स्लाइड भी कंपनी का समझ में आया होगा। अब हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस तो देख चुके हैं, अब उसका टैक्स लाइबिलिटी देखते हैं कि क्या कैसे टैक्सेबल होते हैं। यहाँ पर्टिकुलर से ये ROR हो गया, ये RNOR हो गया, ये NR हो गया, ठीक है। इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया, अगर इनकम रिसीव हुआ है और माना गया है कि इंडिया में रिसीव हुआ है तो ROR में भी टैक्सेबल होगा, NOR में भी टैक्सेबल होगा और NR में भी टैक्सेबल होगा। इंडिया में रहेगा उसका अक्रेंस तो तीनों में टैक्सेबल होगा, ठीक है। सेकेंड है इनकम अक्रू और डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया, यहाँ रिसीव्ड था, यहाँ अक्रूड है या डीम्ड टू बी अक्रूड तो भी तीनों में टैक्सेबल होगा। देख रहे हैं ROR में, RNOR में और NR में टैक्सेबल होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंडिया में है डीम्ड और रिसीव्ड तो तीनों में टैक्सेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम अराइजन और डीम टू बी अराइजन इन इंडिया, अराइजन वर्ड है, अक्रूड वर्ड है, रिसीव्ड वर्ड है, तो क्या होगा, तीनों में टैक्सेबल होगा इंडिया में अगर है तो, ठीक है। इन तीनों में तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, आपको याद हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्या है, इनकम अक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ सोर्सेस कंट्रोल्ड इन इंडिया, इनकम अक्रूड हुआ है और अराइजन आउटसाइड इंडिया हुआ है, आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ सोर्सेस कंट्रोल इन इंडिया, कंट्रोल हो रहा है लेकिन इंडिया से, तो ROR में टैक्सेबल होगा, NOR में टैक्सेबल होगा, पर नॉन रेसिडेंट में ये टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। नॉन रेसिडेंट में टैक्सेबल नहीं होगा, ROR में टैक्सेबल होगा और RNOR में टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है इनकम अक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ सोर्सेज नॉट कंट्रोल्ड इन इंडिया, अगर कंट्रोल भी नहीं हो रहा है इंडिया से और सब कुछ आउटसाइड हो रहा है तो बस किस में टैक्सेबल होगा, ROR में टैक्सेबल होगा और RNOR में टैक्सेबल नहीं होगा और नॉन रेसिडेंट में भी टैक्सेबल नहीं होगा। बस ये दोनों को आपको याद रखना है। अगर आउटसाइड इंडिया रिसीव हो रहा है, अराइजन भी इंडिया से बाहर का है लेकिन कंट्रोल उसका इंडिया से है तो ROR में और RNOR में टैक्सेबल होगा, ठीक है। और अगर इंडिया में अक्रूड हुआ है, अराइजन आउटसाइड इंडिया हुआ है और कंट्रोल भी इंडिया के बाहर है तो बस टैक्सेबल क्या होगा, ROR में, ना कि RNOR में और ना ही नॉन रेसिडेंट में। आई होप आपको ये टेबल समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल टर्म्स में ये टेबल बना के आपके सामने लाया है कि आपको अच्छे से टैक्सेबिलिटी याद रहे, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। यही था आज की वीडियो में। अगर मेरा एफर्ट्स अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।
See you in the next video. Till then, thank you.